गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन बहुत ही सिंपल विधि होती है और इसमें एक जीव जो होता है वो अपनी वयस्क बनने के बाद वो अपनी हूबहू प्रतिलिपियां संतानों के रूप में उत्पन्न करता है। इसलिए जो वयस्क बनने के बाद जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार के जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक जीव के द्वारा ही संपन्न होता है। बहुत ही सरल विधि होती है। अब बात आती है अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। तो सबसे पहले बात है कि द्विविभाजन के द्वारा होता है। तो ये विभाजन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इनमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बंट जाता है और इसमें दोनों भाग एक नए संतति को जन्म देते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है क्योंकि समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसमें अगर बात करें युगलीना में तो इसमें अनुलंब विभाजन होता है, यानी कि लंबा लंबा विभाजन के द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। और जो ईस्ट होता है, ईस्ट कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा होता है। ये द्विविभाजन की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव का जो शरीर होता है वो दो समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए संतति का निर्माण होता है। दूसरी चीज़ आती है मुकुलन यानी कि बाय बडिंग। तो ये किस में होता है, ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट कोशिकाओं में क्या होता है कि बाह्य वृद्धियाँ या आउटग्रोथ निकलती हैं। एक से अधिक आउटग्रोथ, एक या एक से अधिक आउटग्रोथ निकलती हैं जिनको अतिवृद्धियाँ कहते हैं। ये अतिवृद्धियाँ मात्र पौधे से पोषण नरिशमेंट लिया करती हैं। जब ये वयस्क बन जाती हैं तो ये मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं और नई ईस्ट कोशिकाओं को जन्म देती हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मात्र पौधे से अलग नहीं हो पाती हैं, मात्र कोशिका से अलग नहीं हो पाती हैं, तो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जिसे हम आभासी कवक जाल कहते हैं, स्यूडोमाइसीलियम। ठीक, क्योंकि वो आभासी कवक जाल वो वास्तव में कवक जाल नहीं होता है, वो ईस्ट कोशिकाएं ही होती हैं जो मुकुलन के द्वारा बनती हैं, लेकिन वो किसी कारणवश एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा हमको दिखाई देता है, यानी कि कूटपट, जिसको कूट कवक जाल कहते हैं, यानी कि स्यूडोमाइसीलियम, ये ईस्ट में पाया जाता है। फिर तीसरा आता है खंडीभवन। इसमें क्या होता है, ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। जैसे आपका एक स्पायरोगैरा की बात करें, स्पायरोगैरा का जो शरीर होता है जिसको तालाब का रेशम भी कहा जाता है, इसमें जो हरितलवक होता है वो फीतेनुमा पाया जाता है, रिबन शेप्ड। ठीक, तो इसका जो शरीर होता है स्पायरोगैरा का वो दो छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़े से पुनरुद्भवन के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा हर एक टुकड़ा एक नए स्पायरोगैरा को जन्म देता है। ये आपका अलैंगिक जनन हो गया। अलैंगिक जनन के अब लाभ क्या हैं? तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन सिर्फ एक ही जीव द्वारा होता है, इसलिए इसके होने की संभावना सबसे अधिक होती है। दूसरी चीज़, अलैंगिक जनन में भ्रूणीय विकास, युग्मनज का निर्माण, युग्मक का निर्माण, ये सब प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए ये बहुत ही तीव्र गति से होता है। तीसरा पॉइंट इसमें कि ये बिल्कुल जो संतति उत्पन्न होती है जनन के द्वारा वो बिल्कुल सेम होती है, अपने जनक से क्या होती है, सेम होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी जनक के समान ही होती है क्योंकि समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजन होता है। ठीक, तो ये इनके लाभ थे। फिर इनकी हानियों की बात करें, अलैंगिक जनन की निरंतरता से संतति जो होती हैं वो हमें धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। ये इसकी हानि है कि यानी कि अलैंगिक जनन की निरंतरता से संतति क्या होती रहेंगी, कमज़ोर होती रहेंगी। तो ये आपका अलैंगिक जनन था, इसकी लाभ थे और इनकी हानियाँ थीं। अब आपका दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों में जनन, तो यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट की। तो इसमें
जो पुष्पी पौधे होते हैं, जैसे आवृतबीजी पौधा एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो जीवन चक्र होता है उसमें 2 अवस्थाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं उनके जीवन चक्र में। पहली अवस्था आपकी जो सबसे ज़्यादा विकसित होती है, वेल डेवलप्ड होती है, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट अवस्था यानी कि बीजाणु उद्भिद अवस्था। ये दुगुणित अवस्था होती है क्योंकि इसकी अवस्था में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम दुगुणित अवस्था कहते हैं, डिप्लॉयड फेज। फिर एक कम विकसित अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था यानी कि गैमेटोफाइट स्टेज। इस अवस्था में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, हैप्लॉइड होती है यानी कि अगुणित होती है, यानी कि इस n होती है, इसलिए हम इसको अगुणित अवस्था कहते हैं। और आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में ये अवस्थाएं एक दूसरे के निरंतर क्रम में आती रहती हैं, अल्टरनेट एकांतर क्रम में एक दूसरे के बाद निरंतर आया करते हैं। पहले गैमेटोफाइट अवस्था, फिर स्पोरोफाइट अवस्था, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। तो इसी क्रम को, इन्हीं अवस्थाओं के आने के क्रम को ही हम पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या जीवन चक्र या लाइफ साइकिल हम कहते हैं। ठीक, अब एक बात आती है प्रारूपी पुष्प की संरचना। तो जो पुष्प आवृतबीजी का मुख्य जो पौधा होता है वो आप लोग जानते ही हैं, बीजाणु उद्भिद अवस्था में पाया जाता है, स्पोरोफाइट अवस्था में, यानी कि इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी। इसमें क्या होता है, इसका जो पादप शरीर होता है वो जड़, तना, पत्ती यानी कि मूल, स्तंभ और पत्तियों में विभेदित रहता है। शाखाओं पर प्रजनन हेतु आपके पुष्प पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं। पुष्प वास्तव में क्या होते हैं, पुष्प वास्तव में रूपांतरित प्ररोह होते हैं, यानी कि मॉडिफाइड शूट होते हैं, यानी कि जो प्ररोह के रूपांतरण से बनते हैं और उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रजनन करना, यानी कि जनन करना। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना की बात करें तो इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं। जैसे हमारे पास एक पुष्प है येलो मस्टर्ड का, पीली सरसों का, इसमें 4 भाग आपको दिखाए जाते हैं। ये आपका सबसे पहले जो नीचे का भाग होता है उसको हम कैलेक्स कहते हैं। अब बाह्यदल पुंज, ये सबसे पहला चक्र होता है।